आइए जानते हैं सीटेट और एमपीटेट के अंतर्गत हिंदी भाषा एवं शिक्षण आज हम लोगों का विषय है। अगर आप सीटेट या एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपने अगर भाषा फर्स्ट में, लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपने हिंदी विषय को चयनित किया हुआ है तो आपको यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। आज की डेट लिखी हुई है 28/4/2021 और हम लोगों का टॉपिक क्या है? स्वर। हम लोगों ने कल कुछ पढ़ा हुआ था स्वर के बारे में। कल का मतलब कि इसके पहले की जो क्लास हुई थी वहाँ पर आपने पढ़ा हुआ था किसके बारे में? स्वर के बारे में। स्वर के बारे में आपने थोड़ा सा ही पढ़ा हुआ था। आपने स्टार्टिंग कहाँ किया था? व्याकरण से, कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण हमने आपको बताया था, ठीक है, क्या है व्याकरण, क्या है, उसके अंतर्गत वर्ण क्या है, ये सब आपको पिछली क्लास में बताया जा चुका है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है स्वर, और हम क्या जानेंगे? स्वर की परिभाषा के बारे में, स्वर कितने हैं, फिर संयुक्त स्वर कैसे बनता है इसके बारे में, और मात्राएं कितनी होती हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो हम आपको थोड़ा सा इस सब्जेक्ट के बारे में बता दें। आप कितना भी पढ़ लें उससे कोई मतलब नहीं है। आपको एग्ज़ाम में नंबर लाने से मतलब होना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम में जब नंबर अच्छा मिलेगा तभी माना जाएगा कि आपको इस विषय की अच्छी जानकारी थी, ठीक है। हमने इसके पहले बताया हुआ था कि इसका जो हिंदी भाषा एवं शिक्षण है, इसका जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में बटा है। हिंदी भाषा एवं शिक्षण, इसका जो सिलेबस है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग आपका आएगा क्या? गद्य, पद्य, और इसी के साथ में रहता है क्या? व्याकरण, ठीक है। और एक भाग आपका रहता है क्या? शिक्षण, ठीक है। तो ये भाग आपका 15 नंबर का है और ये भाग आपका 15 नंबर का है। दोनों को ऐड करेंगे आप कितने नंबर की हिंदी आएगी आपके पेपर में? 30 नंबर की हिंदी आएगी। और अगर आपको अच्छा नंबर लाना है किसमें? किसी भी टेट के एग्ज़ाम में अगर आपको क्या लाना है? अच्छे मार्क्स लाने हैं। मतलब जैसे 150 मिनट का होगा पेपर, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जो आसान विषय हैं, आसान विषय मतलब जैसे हिंदी को आसान विषय माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रयास करिए कि आपको 30 में 30 नंबर मिले, क्योंकि और विषय जैसे थोड़ा सा कठिन होती हैं, कठिन कोई विषय होती नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके आप उसको पढ़ेंगे, कोई भी विषय कठिन नहीं होती है, ठीक है। अगर आप सीधे सीधे अगर रट्टा मारेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कठिन लगेगी और दूसरे दिन आप उसको भूल भी जाएंगे। लेकिन आप क्या करते हैं? पढ़ने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो कोई भी विषय कठिन नहीं है, ठीक है। ये मेरा मानना है। तो आप क्या करेंगे? जैसे मैंने बताया हुआ था कि 5 विषय आएंगे आप में, तो 5 विषय में जो 2 विषय हैं आपकी लैंग्वेज फर्स्ट, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकेंड, ये कुल मिला के 30 नंबर की आएंगी। 30 60 नंबर। 60 में आप प्रयास करिए कि 50 नंबर से ऊपर प्लस मिले, तभी आपको अच्छा नंबर आप 150 मिला पाएंगे। नहीं तो अगर यहाँ पे आप माइनस हो गए तो आपका सिलेक्शन हो पाना मुश्किल है। उसका कारण ये है कि दिनों दिन क्या हो रहा है? पदों की संख्या कम हो रही है, ठीक है, और अभ्यर्थियों की संख्या क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। मतलब फॉर्म भरने वालों के बच्चों की संख्या ज़्यादा हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट जो पोस्ट निकाल रही है उसकी संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। आप इसका आंकलन ये कैसे लगा सकते हैं कि 2011 के बाद अभी तक कोई भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है अपने मध्य प्रदेश स्टेट में। ये हमारा एजुकेशन है। आप इसके तहत आप आंकलन कर सकते हैं कि 2011 के बाद जब कोई वैकेंसी निकली नहीं है तो आपको अगर एक भी पोस्ट आती है तो आप एक भी पोस्ट आएगी, मतलब आपको 150 में 150 नंबर लाएंगे तब भी हो पाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक ही पोस्ट है और एक पोस्ट में आप भले ही 150 नंबर पाए हैं लेकिन उस बच्चे का सिलेक्शन होगा जिसकी एज यहाँ पे ज़्यादा होती है। सिलेक्शन की प्रक्रिया यही होती है कि जिस बच्चे की एज ज़्यादा होती है, आप सेम नंबर प्राप्त किए, जैसे आपने 150 में 150 नंबर प्राप्त कर लिया और एक बंदा है उसने भी 150 में 150 नंबर प्राप्त कर लिया है, ठीक है।
लेकिन इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जैसे 1990 में इसने जन्म लिया और आप कब लिए, 1992 में जन्म लिए, तो सिलेक्शन किसका होगा, 1990 वाले का होगा। आपका नंबर 150 में 150 लाने के बाद भी नहीं होगा। ये नियम है, कैसा नियम है, ये भर्ती प्रक्रिया का नियम है। ठीक है, तो ये रहा इस विषय से संबंधित जानकारी। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। देखिए, अगर सीधा सीधा पूछा जाए कि स्वर क्या है, तो आपको बताना है, एक संस्कृत की उक्ति है जो बहुत प्रसिद्ध है स्वर के बारे में, कि स्वयं राजन्ते इत स्वरः, मतलब जो स्वयं उच्चरित होते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वयं से उच्चरित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई भी परिभाषा रट्टा नहीं मारनी है, आपको सीधे सीधे समझने पर प्रयास करना है। समझना कैसे है कि स्वयं राजन्ते इत स्वरः, मतलब जो स्वयं उच्चरित होते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वयं से क्या होते हैं, उच्चरित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ण जो स्वयं से उच्चरित होते हैं, वो जो किसी की सहायता ना लेते हों। ठीक है, किसी की सहायता किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसमें, उच्चारण करने में। जब आप कोई भी वर्ण प्रयोग करते हैं, आप बोलते हैं, प्रयोग कैसे करते हैं आप किसी भी वर्ण का, या तो लिखेंगे या तो बोलेंगे। तो यहाँ बोलने के आधार पर कर रहे हैं हम, आपको यहाँ पे किसके आधार पर मानना है, बोलने के आधार पर मानना है। ठीक है, जैसे कई सारे वर्ण होते हैं, वर्ण की परिभाषा हमने बताया हुआ था कि वर्ण क्या होता है। ठीक है, वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है और जो सबसे अविभाज्य इकाई होती है। जैसे हमने बताया हुआ था, जैसे मोहन का उदाहरण दिया था, जैसे यहाँ पे देख लेंगे, कोई भी उदाहरण ले लीजिए जो जिसका खंडन अब संभव ना हो। जैसे वर्ण का करें, जैसे वह का करते हैं तो वह है, वह के अंदर क्या है, अ है, इसमें दो वर्ण अ है, अब इसका खंडन करना वो संभव नहीं है, इसलिए क्या है, ये वर्ण है और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, हम बता क्या रहे हैं, स्वयं राजन्ते इत स्वरः में वर्ण आ गया, इसलिए हमने फिर से आपको रिपीट कर दिया है। जो वर्ण स्वयं से उच्चरित होते हैं, स्वयं से उच्चरित होने का मतलब क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, दो प्रकार से होते हैं। एक हमने बताया हुआ था, वर्णमाला कितनी प्रकार के होते हैं, वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। ठीक है, स्वर की संख्या कितनी है, 11 हमने बताया हुआ था कल इसकी पिछली वाली क्लास में। और व्यंजन की संख्या कितनी है, 33। व्यंजन को हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल स्वर को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो स्वयं राजन्ते इत स्वरः, ठीक है, का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे अ, आ, ई, उ, ए, यहाँ पे री भी होता है, ओ, औ। यहाँ पे आप इसको बोल कर देखेंगे, क्या आपको किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है, मतलब व्यंजन की क्या सहायता आपको लेनी पड़ रही है, आपका आंसर आएगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो रहे हैं, स्वयं से उच्चरित हो रहे हैं, इसलिए क्या कहा गया, इन्हें स्वर कहा गया। ठीक है, और व्यंजन में देख लीजिए, जैसे क हो गया, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, तो जब आप इसको बोलेंगे, उच्चारित करेंगे, तो क को बोलने के लिए आपको अ का सहारा लेना पड़ेगा। अ क्या है, अ क्या है, स्वर है। ठीक है, क क्या है, व्यंजन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझने का प्रयास करिए, यहीं से आपको परिभाषा यहाँ पे समझ में आ जाएगी कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। देखिए, ऐसे वर्ण जो किसी अन्य की सहायता नहीं लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर।
और ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन। जैसे हमें क्या बोलना है तो बोलने के लिए मुझे किसी का सहारा नहीं लेना पड़ा, इसलिए क्या कहलाएगा ये स्वर। और व्यंजन जैसे क बोलने को है तो मुझे क के जैसे क देखेंगे लास्ट में आपको स्वर का सहारा लेना ही पड़ेगा। ख में आपको अ का सहारा लेना ही पड़ेगा, ग अ का सहारा लेना ही पड़ेगा, घ अ का सहारा लेना ही पड़ेगा। इससे स्पष्ट है कि स्वर क्या है? स्वयं राजन्ते इत स्वर, जो स्वयं से उच्चरित होते हैं, जिनका प्रयोग हम ऐसे वर्ण जिनका प्रयोग करते समय हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते वो क्या कहलाते हैं? स्वर। और ऐसे वर्ण जिसका हम उच्चारण करते समय किसका सहायता लेते हैं? स्वर का सहायता लेते हैं, उसे क्या कहलाते हैं? व्यंजन। स्वर की संख्या 11 है, व्यंजन की संख्या 33 है। और किसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं? केवल हिंदी भाषा के अंतर्गत पढ़ेंगे। आप संस्कृत में थोड़ा सा अलग पाएंगे, संस्कृत को यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। केवल किसको जोड़ेंगे? केवल हिंदी भाषा एवं शिक्षण को जोड़ेंगे। टोटल वर्णमाला की संख्या कितनी है? 52। हम इसको बाद में पढ़ेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। स्वयं राजन्ते स्वर क्या है? जो वर्ण स्वयं से उच्चरित होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको बता दिया गया वे वर्ण जो उच्चारण में दूसरे की सहायता नहीं लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। हमने अभी ये बता दिया आपको। अब बोलना है आपको किसी का सहारा लेना पड़ रहा है, ई बोलना है किसी का सहारा लेना पड़ रहा है, आपका आंसर आएगा नहीं। जब नहीं तो क्या हो गया? ये स्वयं से उच्चरित हो रहे हैं, जो किसी की अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं वो स्वर कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगली परिभाषा है वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। कुल मिलाकर आपको बार बार वही बताया गया। बार बार वही बताने का मतलब ये है सीधा सीधा कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मेन हमारा उद्देश्य होता है आपको समझाना, ना कि आपको रट्टा मारना। आप रट्टा मार के पढ़ेंगे, आप दूसरे दिन भूल जाएंगे, एग्ज़ाम देने जाएंगे आपको एक भी याद नहीं आएगा, क्योंकि आप रट्टा मार के जा रहे हैं, ठीक है। आप समझने का प्रयास करिए, कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। और आप इस पर फोकस करिए कि जैसे यहाँ पे हमने बता दिया आपको क बोलना है, क बोलने के लिए अ का सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए क्या कहलाएगा? ये व्यंजन। अ क्या है? स्वर। तो स्वर जिनकी व्यंजन के लिए हमें व्यंजन का वर्ण का प्रयोग करने के लिए, उच्चारण करने के लिए मुझे स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन स्वर का प्रयोग करने के लिए हमें व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी है? स्वर की संख्या है 11, ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी? 11। संस्कृत में आपको मिलेगा 13। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको हिंदी में भी कहीं कहीं मिलेगा 13, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है। आप प्रश्न की प्रकृति के आधार पर, प्रश्न क्या पूछ रहा है उसके आधार पर आपको मान लेना है। जैसे अयोग बा होते हैं 2 अंग अह, ये स्वर के अंतर्गत नहीं माना जाता है, लेकिन कई कई किताबों में मान लिया जाता है, इसलिए क्या हो जाते हैं? 11 + 2 बराबर हो गए 13, ठीक है। तो आपको समझ लेना है प्रश्न में पूछ क्या रहा है, और जो पूछ रहा है वही आपको बताना है, ठीक है। तो स्वर की संख्या आपको पता हो गई। स्वर की संख्या कितनी है? 11। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वर की संख्या कितनी है? स्वर की संख्या आपको ऑप्शन में अगर आता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, यहाँ दे दिया 9 10 11 12। तो आपको किस पर क्लिक करना है? 11 पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक है। तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये 11 क्या है? स्वर है। अब यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं
कि ये ए कैसे बनता है। ठीक है, ए का निर्माण जो है कैसे हुआ है, देखिए अ या कि आ मिले, इसके साथ में जुड़ जाता है क्या, छोटी ई और बड़ी ई, तो बन जाता है क्या ए। ये कभी कभी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ए का निर्माण कैसे हो रहा है, यहाँ पे ए का निर्माण कैसे हो रहा है, ये देखिए ए का निर्माण कैसे होगा, चाहे आप अ मिला करके ई मिला करके लिख दीजिए तब भी ए बनेगा। अ और ई मिल करके क्या बनते हैं, ए। यहीं पर बड़ा आ और बड़ी ई भी मिल करके क्या बनेंगे, ए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ए का निर्माण कैसे होगा, छोटा अ छोटी ई मिलकर के ए बनते हैं, बड़ा आ बड़ी ई मिलकर भी क्या बनता है, ए बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। ठीक है, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि अ और ई मिलकर के एक नया स्वर का निर्माण कर रहे हैं। जो ए है वो किससे किससे मिलकर बना है, दो स्वरों से मिलकर बना है, इसलिए इसे कहा क्या गया, संयुक्त स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन सी, यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ। ठीक है, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, एग्जाम में आएगा आपके। और यहाँ से हमेशा 1 नंबर का प्रश्न बनता है। केवल टेट के एग्ज़ाम को आप ना देखिए, कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं, हिंदी आपके सभी विषय में कॉमन आती है, उसमें से 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनना तय होता है, किससे, स्वर से, व्यंजन से। ठीक है, और यहाँ से संयुक्त स्वर से हमेशा आता है। हमने बताया कि ए का निर्माण कैसे हुआ है, छोटा छोटी मिलकर के ए बनेंगे, बड़ा आ बड़ी ई मिलकर के भी ए बनेंगे, और 2 स्वर मिल रहे हैं और एक नए स्वर का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, ये संयुक्त स्वर। इनकी संख्या कितनी है, 4। ठीक है, और ऐ कैसे बनेगा, ऐ बन के लिए चाहे छोटा अ मिलाइए और चाहे ए मिलाइए तो क्या बनेगा, ऐ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बड़ा आ और बड़े ऐ मिलाइए तब भी क्या बनेगा, ऐ बनेगा। ठीक है, ये संयुक्त स्वर कहलाएगा। फिर ओ का हम बताते हैं आपको, अ प्लस उ बनाइए, अ और उ मिलकर के क्या बनेंगे, ओ। ठीक है, और बड़ा आ प्लस ओ मिलकर के बड़ा ओ, बड़ा आ और बड़ा उ मिलकर के भी क्या बनेंगे, ओ। ठीक है, फिर औ कैसे बनेगा, देखिए ये यहाँ पे सब में कॉमन आपको मिलेगा, अ और आ सब में कॉमन मिलेगा। चेंज क्या होता है, केवल यहाँ पे चेंज होता है। यहीं से आपको क्या करना है, समझ बना लेना है। ठीक है, जैसे ई का निर्माण हो गया, कहाँ से, अ और ई मिलकर ए बन गए ना। ए जब यहाँ बन गया तो आपको यहाँ से इसको यहाँ पे उतार लेना है, इसको निकाल देना है बाहर, और इसको जब बाहर निकाल देंगे तो ऐ का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अ और उ मिलकर क्या बन गए, ओ। तब यहाँ से इसको निकाल दीजिए, इसको यहाँ ले आ लीजिए, किसका बन गया, निर्माण हो गया औ का। आपको और ये चीज़ें तो चारों कॉमन हैं ही, आपको इसको समझने की कोई ज़रूरत है नहीं। अ और आ मिलकर ही नए वर्ड का निर्माण हो रहा है। आपको परिवर्तन क्या करना है, केवल यहाँ पर ई प्लस बड़ी ई मिलकर के क्या बन गए, ए। जब ए बन गए यहाँ पर, तो वहाँ पे क्या कर देना है आपको, ए वहाँ पे अगर क्या गया, अगर अ और आ मिल करके क्या बना, अ और आ यहाँ पे है और छोटी बड़ी है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ए। इनमें से कोई भी एक वर्ड मिलेगा तो भी आपको बता देना है कि ए ही मिलेगा। ठीक है, ए ही बनेगा। केवल चेंज क्या करना है, आपको यहाँ से चेंज कर लेना है। हमने आपको प्रोसेस बता दी है, आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो आपको आ जाएगा सीधा सा। कोई कुछ में कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, ओ का निर्माण हमने बता दिया था यहाँ पे। फिर आगे जाएंगे, छोटा अ मिलाइए और ओ मिलाइए तो क्या बन जाएगा, औ। ठीक है, सो बड़ा आ मिलाइए, औ मिलाइए तब भी क्या बन जाएगा, औ। ये क्या कहलाएंगे, सब संयुक्त स्वर कहलाएंगे। संयुक्त स्वर क्यों कहलाते हैं, संयुक्त स्वर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि 2 स्वर मिल करके एक नए स्वर का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे, ये संयुक्त स्वर कहलाएंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं मात्राओं के बारे में कि क्या होती हैं मात्राएं।
मात्राएं, इनकी संख्या कितनी होती है 10। कौन कौन सी है यहाँ पे है ये देखिए, छोटा आ की मात्रा होती है ये, लेकिन माना नहीं जाता है व्याकरण में, इसको नहीं माना जाता है। ये बड़ा की मात्रा है, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ। ये रीग की है मात्रा। रीग में जैसे आप लिखते हैं ना, ऋषि लिखना है, क्या करते हैं आप, ऐसे करके ऐसे लिखते हैं ना, यही क्या, ये जो है ये क्या कहलाएगी, री की मात्रा कहलाएगी। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ए की मात्रा है, ए की, ओ की और औ की मात्रा है। मात्राओं की संख्या कितनी है 10 है। ठीक है, स्वर की संख्या 11, मात्राओं की संख्या 10। जो अ है उस मात्रा के अंतर्गत नहीं माना जाता है। हम अपने से नहीं बता रहे हैं, व्याकरण के अंतर्गत मुझे ऐसे पढ़ने को मिला, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने क्या जाना, सीटेट और एमपीटेट के अंतर्गत आज की डेट है 28/4/2021, भाषा फर्स्ट में हिंदी भाषा एवं शिक्षण पार्ट नंबर 3। ठीक है, स्वर की परिभाषा की स्वयं राजन्ते इत स्वर, स्वर क्या है जो स्वयं से उच्चरित हो जाते हैं। फिर स्वर की संख्या 11, फिर मात्राओं की संख्या 10, संयुक्त स्वर को हमने जाना। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, स्वर के प्रकार पढ़ेंगे, कौन कौन से स्वर के प्रकार हैं। आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे। एक ही दिन में मैं आपको 4 घंटे पढ़ा दूंगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा समझने का होता है, रट्टा मारने का नहीं होता है। ठीक है, तो मैं प्रयास करूंगा धीरे धीरे करके आपको पढ़ाऊँ और ऐसा पढ़ाऊँ कि आपको समझ में आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।